हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर क्लास में हम आपको एक से एक शानदार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आपके एग्जाम पर समर्पित टॉपिक लाते हैं। और इस क्लास को तो और हमने गजब करने का प्रयास किया क्योंकि ये क्लास पूरे एक साल, पूरे 12 महीने का करंट आपके लिए लेकर आई है। इसमें चुनिंदा टॉपिकों को पढ़ाने का प्रयास किया है। आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि आपका पिछले एक साल का करंट तैयार नहीं है भाई, आपका पिछले एक साल का करंट एकदम से यूं उंगलियों पे हो जाएगा तैयार। बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्लास को पूरा अध्ययन करके, पूरा रिसर्च करके क्लास को वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया है। बस आप लोग तैयार कर लेना और विश्वास रखिए, केवल करंट अफेयर्स नहीं, आपका उन सभी मुद्दों पर जो मैं पूरे साल के पढ़ाने वाला हूं, स्टैटिक पर भी आपकी पकड़ बहुत मजबूत होने वाली है। तो मेरे साथ बन जाइए। यूट्यूब की सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है ये। करोड़ों बच्चों को इसका लाभ मिलने वाला है। यूं समझ लो, बच्चा एक बार पढ़ेगा तो इस क्लास को याद रखेगा, क्योंकि 100% उसके लिए बेनिफिट होने वाली है। पहला टॉपिक है आपके सामने भारतीय जनगणना 2026 में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। अभी जो चल रही है लेकिन जारी नहीं की, वो 2021 की जनगणना है, क्योंकि आपको पता है हर 10 साल पर जनगणना जारी की जाती है। तो ये जो चल रही है वो 2021 की ही जनगणना है, कोविड-19 के समय की। ठीक है, तो सबसे पहले तो पूछ लेगा ये जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है। सीधा बोलना, ये स्पेशली 2021 वाली इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्णतः क्या है, डिजिटल है। आपसे पूछे तो ये क्या है कि तो पूर्णतः डिजिटल है। मोबाइल ऐप के आधार पूरा डाटा कलेक्शन कर सकते हो, सेल्फ इम्यूनिटेशन कर सकते हो और एआई वेरिफिकेशन आधार पर डाटा का वेरिफिकेशन कर सकते हो। रियल टाइम मॉनिटरिंग इसकी हो सकती है। ठीक है ना। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो सीधा हिट मानना कि भाई ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और गृह मंत्रालय में भी एक विभाग है, संस्था है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय आपसे पूछे कह देना नई दिल्ली में है। और पूछे जनगणना किस सूची का विषय है, तो आपका सीधा ही जवाब होना चाहिए कि भाई ये संघ सूची का विषय है और संसद इस पर क्या बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है ना। अगर मैं इसके कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करूं जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो पूछ लेगा पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। आपके लिए ये इंपोर्टेंट है कि 1872 में किस वायसराय के शासन काल में हुई थी, ये आप लोग कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन आपके लिए है। दूसरी बात, नियमित जनगणना कब से स्टार्ट की थी, तो ये 1881 से। इस समय किसका शासनकाल था। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पूछे तो 1951 में हुई थी। और अब अंतिम गणना जो जनगणना 2011 में हुई थी। अब जो स्थगित हुई थी वो 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण स्थगित हुई थी। हर जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। पूछ लेगा जनगणना में क्या क्या पूछेगा। एक तो परिवार के सदस्य के बारे में पूछेगा, शिक्षा के स्तर के बारे में, रोजगार स्थिति, आवास की, इंटरनेट की, मोबाइल उपलब्धता, पेयजल, बिजली कनेक्शन, प्रवासन, ये सब फैक्ट जनगणना में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेंस कोई एग्जाम लिखना है तो भैया पीसीएस या लोअर पीसीएस वगैरह में इस स्तर पर यहाँ क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो। ठीक है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करूँ तो भारत विश्व का, जनगणना से ये क्लियर हुआ है कि भारत विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। चीन को इसने पीछे कर दिया है। 2026 की पहली जनगणना डिजिटल आधारित है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से हो रही है। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन इससे कौन कौन से, देखो 2000 जनगणना के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं कि भाई 2011 की में जनसंख्या क्या थी, 1,121 करोड़। पुरुष थे 62.13 करोड़, 37 करोड़ और महिला थी 58.64 करोड़। वहीं साक्षरता दर 74.04% थी। पुरुष साक्षरता 82.14% थी, महिला साक्षरता 65.46% थी। लिंगानुपात 943 था और जनसंख्या घनत्व भैया 382 था 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन कौन कौन से उठे हैं, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आप कहाँ दोगे, कमेंट में दोगे। पांचों के पांचों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भारत की पहली जनगणना, पहली डिजिटल जनगणना, आप कमेंट में दोगे। जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, कमेंट में बताओगे। भारत में जनगणना किस वर्ष, कितने वर्ष पर होती है और भारत की अंतिम जनगणना कब हुई और 2021 की जनगणना क्यों नहीं हो पाई, इसके क्या कारण थे। ठीक है, ये आप कमेंट में बताओगे। ठीक है ना। वहीं वन लाइनर की बात करूँ तो कह रहा जनगणना 2026 स्वतंत्र भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना हुई, जिसे मोबाइल ऐप के माध्यम से क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य फैक्ट आपको अभी तैयार करने हैं। क्लास कैसी लगी जरूर बताना आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला मुद्दा है, इसीलिए आप लोग इसे भी तैयार रखोगे। महिला आरक्षण कानून, वैसे इसका नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। क्या है ये महिलाओं को संसद और राज्य विधानमंडलों में आरक्षण के उद्देश्य से ऐतिहासिक कानून बनाया गया है कि भाई महिलाओं की भी संसद में और राज्य विधानमंडलों में भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। अधिनियम पारित कब हुआ, ये ध्यान रख लेना। तो 19 सितंबर 2023 को ये अधिनियम पारित हुआ था। लोकसभा ने पारित किया था संसद में और राज्यसभा ने पारित किया था। अनुमोदित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। यह 106वां संविधान संशोधन है। ये इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें कह रहा है यह कानून पहली 15 वर्षों के लिए लागू होगा। इसके बाद इसे आगे के लिए क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे SC/ST के आरक्षण है, उनको हर 10 साल बाद बढ़ाया जाता है और ये महिला आरक्षण वाले कानून को भैया इसे बढ़ाया जाएगा 15 साल बाद। ठीक है ना। अभी ये 15 साल के लिए। ठीक है। तो देखो ये क्या है प्रावधान, महत्वपूर्ण फैक्ट ये सब आपको दे रखे हैं। लागू कब हुआ, 19 सितंबर 2023 को। इसमें क्या प्रावधान है, 33% आरक्षण का प्रावधान है कि महिलाओं के लिए भी लोकसभा में और राज्य विधानमंडलों में 33% सीटें रिजर्व की जाएंगी। उन सीटों पर यही क्या करेंगी, लड़ेंगी। ठीक है, चुनाव लड़ेंगी। कानून कह रहा पहली जनगणना 2026 और परमिशन पर सीमन के बाद क्या होगी, पहली जनगणना और परसीमन के बाद ये कानून लागू हो जाएगा। 106वां संविधान संशोधन है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 ध्यान रखना कब का, ये 2023 का है। 33% आरक्षण की व्यवस्था है इसमें। महिलाओं को सशक्तिकरण और उनके प्रतिनिधि
के रूप में एक सही लोकतंत्र की महिलाओं में भागीदारी बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी कदम माना जाएगा। संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूँ तो नया अनुच्छेद बना दिया गया है। कह रहा संविधान में नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 330A जोड़ा गया है लोकसभा में। राज्य विधानसभा में 332A और नया अनुच्छेद आरक्षण की अवधि के लिए 15 वर्ष 334A। ये 3 आर्टिकल को आप याद रखोगे। 106वां संविधान संशोधन है। कह रहा महिलाओं के लिए समान अवसर और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये इसमें क्या है, महत्वपूर्ण महत्व है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, राजनीति में निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व के रूप में इंश्योर होंगी। महिलाओं के मुद्दों को और अधिक प्राथमिकता मिलेगी संसद में और राज्य विधानमंडलों में। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, भेदभाव कम होगा और समावेशी लोकतंत्र की क्या होगी? स्थापना होगी। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा मुख्य प्रावधान में, ये मैंने सब आपको बता दिए। लोकसभा में, राज्य विधानमंडल में, है ना, SC ST उम्मीदवारों के लिए उनकी आरक्षित सीटों के भीतर भी 33% आरक्षण है। SC के अंदर है, ध्यान रखना है, SC और ST। ठीक है, कह रहा कुल 33% से अधिक महिलाओं का आरक्षण नहीं होगा। आरक्षित सीटों का रोटेशन होगा। मान लो पहले अलीगढ़ हाथरस आ गई तो अब रोटेशन करके एटा कासगंज को शामिल कर दिया जाएगा अगली बार। इस आधार पर ये महिलाओं के लिए आरक्षण बना रहेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही जिले में महिला सीट आरक्षण होगी। ठीक है ना, रोटेशन के आधार पर ये बना रहेगा। कानून कब लागू होगा? कह रहा यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, ध्यान रखना, हो गया है, लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होगा कब? कह रहा पहली जनगणना होगी 2026 में और परिसीमन के बाद ये लागू हो जाएगा। ठीक है, कह रहा यानी लगभग 2029 या उसके बाद यह आरक्षण लागू होगा। अगर आपको एक नज़र में करना है तो ये सब पॉइंट मैंने पढ़ा दिए हैं, इनको भी एक नज़र में तैयार कर लेना। ठीक है, तो इसके साथ ही सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप क्या कर लेना, तैयार कर लेना। अब ये तीसरा क्या है? चंद्रयान 4 को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये ध्यान रख लेना। आपके लिए तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात, चंद्रयान 4 किसकी मिशन है, किसकी महत्वाकांक्षी योजना है? तो ये इसरो की है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह से मिट्टी एवं चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाना इसका उद्देश्य है। पहली बार मून सैंपल रिटर्न टेक्नोलॉजी हमने परीक्षण करेगा भारत चंद्रयान 4 के माध्यम से। ठीक है ना। कह रहा है मिशन के प्रमुख मॉड्यूल क्या हैं? तो ट्रांसफर मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है, ठीक है ना, एसेंडर मॉड्यूल है, री एंट्री मॉड्यूल है, प्रोपुलेशन मॉड्यूल है। तो ये सब मैंने आपको यहाँ बना करके ये इस तरह के डायग्राम एक दूसरे के बने हुए हैं। प्रोपल्सन है ये। ठीक है, लास्ट वाला। अब इसमें पूछ रहा भारत सरकार ने चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी है। मिशन में 2 लॉन्च और कई मॉड्यूल शामिल किए गए, 2 लॉन्चर और कई मॉड्यूल। इसरो चंद्रमा से नमूने लाने की पूरी तरह से तकनीकी विकसित कर चुका है या कर रहा है। कह रहा है भविष्य में मानव मिशनों की तैयारी में ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब कह रहा है इसके माध्यम से क्यों महत्वपूर्ण है? कह रहा भारत को उन्नत अंतरिक्ष तकनीकी में बढ़त मिलेगी। भविष्य में मानव, अब ये जब वापस लेके आएगा नमूना तो इसका मतलब क्या, भविष्य में मानव भी पहुंच सकता है, मानव सुरक्षित वापस भी आ सकता है। ये हमारा स्पेस सेंटर इसरो उसमें क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है ना, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसमें काम करेगी। मिशन का नाम क्या? चंद्रयान 4। संगठन कौन से द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? इसरो द्वारा। उद्देश्य है मून से सैंपल लाना। लक्ष्य चंद्रमा की सतह से नमूना लाना। प्रकार कौन सा है? लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन। देश कौन है? भारत। चंद्रयान पहला कब हमने लॉन्च किया था? 2008 में, दूसरा 2019 में और तीसरा 2023 में, चौथा मून सैंपल वाला। ठीक है ना, आप लॉन्च करेंगे। और चंद्रयान 3 जो लैंड किया था वो हमने शिव शक्ति पॉइंट पर किया था, याद रख लेना। ठीक है ना, चंद्रयान 3 जो हमारा लैंड किया था वो शिव शक्ति पॉइंट पर, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट हमने रखा था। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। इन सभी 5 क्वेश्चनों के आंसर आप कहाँ दोगे भाई? कमेंट में दोगे। 4 क्वेश्चन है ये, चारों के चारों आंसर मुझे हर बच्चे के कमेंट में चाहिए। ठीक है ना, मुख्य उद्देश्य क्या है, संगठन मिशन बताइए। एक एक क्वेश्चन मैं आपका पढ़ूंगा, कमेंट पढ़ूंगा हर बच्चे का। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आदित्य L1 है। इस बार भी कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है आदित्य L1 से। ठीक है ना, तो आदित्य L1 आपको पता है किससे संबंधित? भारत का पहला ऐसा मिशन है जो सूर्य के लिए है। ध्यान रखना, भारत का पहला जो है ना सौर मिशन है ये। उद्देश्य यही है सूर्य का अध्ययन करना। हालांकि सूर्य के पास पहुंचना बहुत मुश्किल प्रणाली है। तो L1 का मतलब है यहाँ लॉरेंज पॉइंट 1 या लैंग्वेज पॉइंट 1। ध्यान रखना, सूर्य के या हर स्टार के 5 L पॉइंट होते हैं, लॉरेंज पॉइंट होते हैं। तो भारत लॉरेंज पॉइंट 1 पर क्या कर रहा है? इसे भेज रहा है। किस पर? लॉरेंज पॉइंट 1 पर भारत इसे भेज रहा है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कि ये क्या है लॉरेंज पॉइंट 1, तो ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। कितना? 15 लाख किलोमीटर दूर। कह रहा है यहाँ सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण संतुलित रहता है। यहाँ से सूर्य लगातार और बिना रुकावट अध्ययन कर सकते हैं। तो दिख रहा है ये सन है, ये पृथ्वी, और बीच में क्या है? लॉरेंज पॉइंट 1। आप ये देख लेंगे यहाँ लॉरेंज पॉइंट 1 है, 15 लाख किलोमीटर। तो मिशन की विशेषताएं आपको सब बता दी हैं। लगभग 127 दिन में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। मिशन की अवधि 5 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है। 5 वर्ष है अभी तो, लेकिन आने वाला टाइम में जब लगता है तो इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, न्यूज अपडेट की बात को मैं बात करूँ तो कह रहा है सफलतापूर्वक ये काम कर रहा है और इसने सूर्य की हाई एनर्जी एक्सरे प्लेयर्स की तस्वीरें भेजी हैं। इसने क्या भेजा? अभी तस्वीरें भेजी हैं, ध्यान रखना। मिशन से सूर्य के कोरोना और सोलर पिंड और सौर गतिविधियों पर महत्वपूर्ण डेटा तैयार हो रहा है। इसरो ने बताया है कि सभी पेलोड सामान्य रूप से कार्यरत हैं। यह डेटा अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में क्या करेगा? मदद करेगा। महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं। मिशन का नाम आदित्य L1 है। संगठन इसरो है। प्रकार सूर्य का अवलोकन मिशन। लक्ष्य कहाँ है? L1 पॉइंट पर। लॉन्च तिथि क्या है? 2 सितंबर 2023। ये ध्यान रखना। इसे भी परीक्षण यान किससे लॉन्च किया था? PSLV C55 से। ध्यान रखना, PSLV C55 से हमने इस मिशन को, अपने आदित्य L1 मिशन को भेजा था। ठीक है ना, किस देश ने भेजा था? तो इंडिया ने भेजा था।
L1 कह रहा आदित्य L1 के पेलोड कितने 7, ये सब दे रखे हैं, बेलक, स्वीट, सोलेक्स, ठीक है ना, हेल 10S, एपेक्स, पापा, मैक, ये आदित्य L1 के 7 पेलोड हैं। बड़े एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नॉर्मल एग्जाम में कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। कह रहा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट, तो ये सब मैंने आपको बताई दिए, डिस्कशन कर दिए। अवधि कितनी है, कितने दिन में ये पहुंच गया था, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है ये भी मैंने बता दिया है। सोलर विंड और सौर तूफानों का अवलोकन करेगा। कोरोना पार्ट जो सूर्य का बीच वाला भाग है उसका अध्ययन करेगा, मौसम की जानकारी देगा और सूर्य की जो चुंबकीय गतिविधि हैं उसको समझेगा और पृथ्वी पर सौर गतिविधियों के प्रभाव को भी समझना इसका क्या है मुख्य उद्देश्य। मैं एक ही टॉपिक में आपको इतना सब कुछ करा दूंगा कि आप विश्वास रखिए कि जब भी आदित्य L1 से क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। ये सभी संभावित प्रश्न हैं, इन सब के आंसर आपको कमेंट में देने, ये स्पेशली मैं आपको कमेंट में देने के लिए ही देता हूं क्योंकि ये आने के पूरे चांस होते हैं। संभावित का मतलब है संभावना बनी हुई है भाई कि क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक 8वां वेतन आयोग, क्योंकि वेतन आयोग की चर्चा चल रही है। इसका काम यह है कि किस तरीके से कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा। इससे पहले 7वां वेतन आयोग था और कह रहा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, ठीक है ना। कह रहा वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करता है। लगभग 10 वर्ष में नया वेतन आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। 8वां वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग के बाद अलग आयोग है, ये ध्यान रखना। पिछले वेतन आयोग में मैं बात करूँ तो पहला वेतन आयोग 1940 में बना था, 6ठा वेतन आयोग 2006 में, 7वां वेतन आयोग 2014 में और 8वां वेतन आयोग अभी अपडेट है। 7वां जो है ना, 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था, लागू हुआ था 2016 में, लेकिन 8वां वेतन आयोग अभी चल रहा है, कब लागू होगा अभी पता नहीं है, ठीक है ना। कह केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगी इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। कह रहा नई वेतन संरचना पर भत्तों पर समीक्षा की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की संभावना की चर्चा है लगभग। कह रहा आयोग की सिफारिशें लागू होने पर वेतन में उल्लेखनीय क्या होगी, वृद्धि संभव है, ठीक है। संभावित लाभ ये होगा कौन कौन सी चीज़ें लाभान्वित होती हैं इसमें। महत्वपूर्ण क्या है, पहला वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग और 8वां। लाभार्थी कौन होंगे, केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब कहाँ दोगे आप, कमेंट में दोगे, ठीक है ना। कहाँ दोगे, कमेंट में दोगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य भी साथ ही साथ आपको क्या कर लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। इसके साथ ही अगला जो पॉइंट है वो डिजिटल रुपया। हर एक पॉइंट मैंने आपको इतना इंपॉर्टेंट दिया है कि जब भी एग्जाम आपके सामने आए, चाहे वो किसी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स को हमने क्या किया है, शामिल करने का प्रयास किया। और विश्वास करिए पूरे यूट्यूब पर इससे बेहतरीन क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी जो इस तरीके से आपको करवाई जा रही है, ठीक है। डिजिटल रुपया के बारे में बात करूँ तो भारत की करेंसी है, ठीक है ना। इसे ई रुपया भी बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC है, ध्यान रखना। केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा क्या है, CBDC। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल करेंसी। तो कौन जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। यह नगद रुपये का डिजिटल रूप है। कह रहा है इससे सुरक्षित, तेज, विश्वसनीय और कम लागत वाला बनाया जा सकता है। विशेषता क्या है, पूरी तरह सुरक्षित है, ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित है, हर पूरे समय 24/7 आवर क्या है, मौजूद है। कम लागत और तेज भुगतान, ऑनलाइन की सुविधा तेज होगी, बिचौलियों की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल रुपया आपको पता है, ई रुपये से पहचानते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसकी क्या है, संस्था है, जांच करता कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। थोक कह रहा है, थोक लॉन्च कब किया इसका, होलसेल, तो 1 नवंबर 2022 को, ये भी याद रखना डेट को। खुदरा कब लॉन्च किया, तो 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया। न्यूज अपडेट यह कि आरबीआई ने डिजिटल रुपये के लिए और अधिक बढ़ाने की योजना बनाई है। क्या की है, और अधिक बनाने की योजना बनाई है, ये ध्यान रख लेना। किसने, आरबीआई ने। एक सेकंड बच्चों, क्लास पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, वो कम से कम भी 2 घंटे चलेगी। ये है 70 पेज इसी तरह के, ऐसा है ना, 8:30 बजे के बाद, ठीक ठीक। तो चले भैया आगे की ओर। अब चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा बीच में काम आ गया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का विस्तार जारी है अभी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली की ओर। ये क्या है, सशक्त कदम है। डिजिटल रुपया अब अधिक बैंकों और शहरों में उपलब्ध है। सीमा पार भुगतान की दिशा में भारत का ये सबसे अच्छा कदम माना जाता है। एक सुरक्षित मनी के रूप में आप इसे क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। थोक के रूप में कब लागू किया गया, खुदरा के रूप में कब लागू किया गया, ये मैंने आपको बता ही दिया है। जारी नाम क्या है, जारीकर्ता कौन है, प्रकार किसका है, ठीक है ना। ये सब मैंने आपको क्या कर दिया है, किस देश में, तो भारत में है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। लाभ क्या होगा, ये सब लाभ मैंने आपको महत्व लाभ बता दिए हैं। साथ ही साथ आप लोग ये ध्यान रखना
कि डिजिटल रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताओगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कमेंट में हर एक क्वेश्चन का क्या दोगे? आंसर दोगे। इसी के साथ नए मुख्य चुनाव आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी चर्चा में बने रहते हैं, ठीक है ना। ये मोदी के दोस्त कहे जाते हैं, ठीक है ना। ये भारत में मोदी को चुनाव जिताने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि इनकी बेटी को क्या बना दिया गया? इनके बेटे को IAS बना दिया गया है ना, नोएडा में है इस समय। तो ये अपनी पूरी जो है ना नमक हलाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आगे चलते हैं। कह रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, ये भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है निर्वाचन का। यह चुनाव प्रक्रिया निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, लेकिन ये कहीं भी दिखाई दूर दूर तक फिलहाल भारत में चुनावों में नहीं देती है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है, ये ध्यान रख लेना। क्यों होती है संवैधानिक संस्था? इसके आर्टिकल 324 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। संवैधानिक संस्था है। और कब स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की भारत में? तो 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के क्या कराता है? चुनाव कराता है भारत का। वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। 19 फरवरी 2025 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था अपना। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये ध्यान रख लेना। और 65 वर्ष की आयु तक ये रह सकते हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 324 में है निर्वाचन आयोग, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ध्यान रखना। लागू मैंने बताई दिया 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और आपसे पूछ लेगा कि भाई भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। किस आर्टिकल में है ये भी बताओगे। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आप कमेंट में बताओगे। तो जहाँ तक इंपॉर्टेंट था वो मैंने डिस्कशन कर दिया। अगला है PM विश्वकर्मा योजना 2025-26, ठीक है ना, 2025-26। आ जाइए फटाफट से। कह रहा है ये पारंपरिक कारीगर और जो शिल्पकार हैं, ये 2 पॉइंट याद रखना। कारीगर और जो शिल्पकार हैं, परंपरा चली आ रही हो, उनको मजबूत करेगा, ठीक है ना। उनको रोजगार देने में बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। जैसे कुम्हार हैं, ठीक है ना, बढ़ई हैं, टेलर हैं, इन सबको कारीगर जो इनका अपना स्किल के दम पर ये परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कह रहा PM विश्वकर्मा योजना के तहत लाखों कारीगरों को लाभ मिलेगा। उनको कौशल प्रशिक्षण आधुनिक तकनीकी में उपलब्ध कराई जाएंगे। बिना गारंटी ऋण मिलेगा इनको। डिजिटल प्रोत्साहन मिलेगा। स्वरोजगार एवं कौशल विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना, PM विश्वकर्मा योजना से। कह रहा है ये लागू कब हुई थी? तो 17 सितंबर 2023 को। इसमें 18 पारंपरिक व्यवसाय हैं। कौशल उन्नयन का, कौशल को आगे बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। टूल किट दी जाती है बिना गारंटी ऋण। और किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो MSME मंत्रालय, ठीक है ना, लघु एवं कुटीर उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये मैंने डेट आपको बताई दी है, इन सब के बारे में डिस्कशन कर दिया है, ठीक है ना। आगे कह रहा है महत्वपूर्ण तथ्य में कि भाई ये बिना गारंटी का ऋण देता है। स्वरोजगार और सशक्तिकरण की और बहुत महत्वपूर्ण क्या है? पॉइंट है। क्वेश्चन कौन सा है? तो ये आपको इसका आंसर देना है कि भाई ये योजना कब लागू की गई थी, PM विश्वकर्मा योजना। इसका आंसर आप कहाँ दोगे भाई? इसका आंसर आप कमेंट में दोगे, ठीक है। चलें भाई आगे की ओर। अगला जो क्वेश्चन है PM सूर्य घर योजना। कौन सी? PM सूर्य घर योजना। पूछ लेगा आपसे कब लागू की गई थी? तो 13 फरवरी 2024 को। उद्देश्य यह है कि घरों में रूफटॉप सोलर, मतलब सोलर पैनल लगवाना, 1 करोड़ लाभार्थी परिवारों को देना इसका उद्देश्य है। मुफ्त एवं सस्ती बिजली उपलब्ध कराना लोगों को इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ठीक है ना। तो ये आप बताना कब लागू, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना इसका उद्देश्य है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। बिजली बिल कम करना, आत्मनिर्भर बनना और राष्ट्रीय ऊर्जा एवं हरित भारत मिशन को गति मिलेगी, इससे ध्यान रख लेना। उद्देश्य कितने परिवारों को? तो 1 करोड़ परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन आपके लिए PM सूर्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसे आप कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। इसी के साथ ही अगला पॉइंट है भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है ये। किसकी? वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना। 55 करोड़ से अधिक खाते खुलवाने इसका उद्देश्य है। 55 करोड़ से अधिक अब तक खोले जा चुके हैं, ये ध्यान रखना। महिला एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा की पहुंच बढ़ाना। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, इससे एक फायदा हो रहेगा, अब आपको जो भी सरकार की योजना मिलेगी डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वित्तीय समावेशन में भारत ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया, इससे पहले अकाउंट नहीं मिलते थे। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? वित्त मंत्रालय की, ठीक है। यहाँ रुपे कार्ड का भी प्रयोग किया गया है और DBT का भी, और ग्रामीण बैंकिंग सुविधा को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। शुभारंभ कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 28 अगस्त 2024 को इसका शुभारंभ किया। प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, और वो भी खाता खुलेगा शून्य बैलेंस पे। लाभ वही है, बैंकिंग लाभ, बीमा, पेंशन एवं DBT अब आसानी से लोग जब बैंक तक जाना स्टार्ट कर देंगे तो क्या सरकार की बैंकिंग क्षेत्र में स्कीम है, योजनाएं हैं, वो सब उनको मिलना क्या हो जाएंगी? स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसके। ये मैं बार बार ये इसे मत कहना कि रिपीटेशन किया है, ये बार बार आप पढ़े तो बार बार याद हो, ये हमारे यहाँ उद्देश्य है। क्वेश्चन आपके लिए है प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसे आप कमेंट में मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। कमेंट में लिखोगे, जिससे मैं सबके पढ़ूंगा। नेक्स्ट है भारत सेमीकंडक्टर मिशन। तो सबसे पहले तो पूछ लेगा ये कब लागू हुआ था? तो ये दिसंबर 2021 में लागू हुआ था। उद्देश्य भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देना, क्योंकि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और बहुत मोटा पैसा यहाँ से उस ओर ट्रांसफर होता है। नोडल मंत्रालय कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य यही है कि सेमीकंडक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देना। गुजरात एवं असम में चिप निर्माण परियोजना कार्य कर रही है। यहाँ पर खोल दिए गए हैं इनके
कारखाने। भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाना इसका लक्ष्य है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती देना। इसके तहत कौन कौन से वो निकाले गए हैं? एक तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 76,000 करोड़ रुपये का पैकेज रखा है। गुजरात सेमीकंडक्टर परियोजना बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण भारत आत्मनिर्भर, ये कहाँ बनाई गई? गुजरात में। शुरुआत मैंने आपको बताई दिया किस मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ये सब मैंने आपको क्या कर दिया, डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर आपको कमेंट में देना, हर बच्चे को आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ट्रैकोमा मुक्त भारत तो WHO ने किया, किसने? WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश का दर्जा दे दिया गया है। ट्रैकोमा क्या है? एक नेत्र रोग संबंधित अंधापन का कारण बनने वाली एक बीमारी है। राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टिबंधिता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत भारत को क्या मिली है? सफलता मिली है। भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया अपने यहाँ। ये देख रहे हैं ट्रैकोमा, आंखों का संक्रामक रोग है, कारण होता है भाई ये किस जीवाणु की वजह से बनता है? तो याद रख लेना, क्लेमेडिया ट्रेचोमेटिस, ये जीवाणु है, इसकी वजह से ये बनता है। आंख प्रभावित होती है, बड़ा में इसका अंधापन भी हो सकता है। ठीक है, अब भारत जो है ना इस मिशन के तहत क्या बन गया है? ट्रैकोमा मुक्त बन गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, इसमें MPCB 6 को भी याद रखना। तो ये भारत ने, ये संबंधित कार्यक्रम है, ये मैं बता रहा हूँ। NPCBBI जो है ये क्या है? इससे संबंधित कार्यक्रम है। ठीक है ना, क्योंकि इसके तहत ही भारत जो ना ट्रैकोमा पे जीत हासिल करने में सफल रहा है। क्वेश्चन है ट्रैकोमा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई टीबी मुक्त भारत अभियान 2025-26। तो आप सबको पता है 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो पूछ लेगा भारत का लक्ष्य कब है? टीबी 2025 रखा था हमने। ये ट्यूबुलर क्लोसिस बीमारी है, संक्रामक रोग है, फेफड़ों को प्रभावित करती है, ध्यान रखना। माइकोबैक्टीरियम के कारण ये होती है। एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबुलोसिस एक बैक्टीरिया है, फेफड़ों को प्रभावित करती है। भारत को टीबी मुक्त कराना इसका उद्देश्य है प्रोग्राम का। ठीक है ना, निश्चय पोषण योजना के तहत हमने बहुत सारे मरीजों को कवर करने का प्रयास किया। WHO ने SDA लक्ष्य रखा है इसका 2030, भारत ने रखा 2025। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 और भारत ने रखा है 2025। अभी तो है लेकिन पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी प्रयास अच्छा था भारत का टीबी को मुक्त करने के क्षेत्र में। महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए इसके लिए। NTAP चलाया गया, टीबी को मुक्त करने से संबंधित है। निश्चय पोर्टल, निश्चय पोषण योजना। ठीक है ना, और ये ध्यान रखना WHO एंड टीबी स्ट्रेटजी, ये सब टीबी को खत्म करने के प्रोग्राम है, स्ट्रेटजी हैं। ठीक है ना, अगला अगर मैं बात करूँ आपसे तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टीबी रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इसका आंसर आप लोग कहाँ दोगे? कमेंट में दोगे। ठीक है ना, इसके साथ नेक्स्ट और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। सिंपल अगर मैं बात करूँ तो विश्व की भूख की स्थिति को मापता है ये। भारत की रैंकिंग को लेकर के हर वर्ष चर्चा में रहता है। रिपोर्ट में कुपोषण, बाल मृत्यु, बाल विकास को आधार बनाकर इसमें लिया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन संस्था इसे जारी करती है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ इसे क्या करती है? जारी करती है। ये दो संस्थाएं ये जारी करती हैं, प्रतिवर्ष ये जारी किया जाता है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें 4 मानदंड हैं। एक तो अलग पोषण, एक बाल अवरुद्ध वृद्धि स्टंटिंग, एक बिस्टिंग है बाल छीड़ता, और एक बाल मृत्यु दर। इसके आधार पर भुखमरी को क्या किया जाता है? मापा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना ये संस्था आप याद रखोगे, GHI को जारी करने वाली। क्वेश्चन पूछा गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में निम्न में से कौन सा मानदंड शामिल नहीं है? तो ये आपके सामने दे रखी है, ये 4 मानदंड दे रखे हैं और कौन सा नहीं है ये आपको बताना है आपने क्या पढ़ा। ठीक है, उसके आधार पर आप डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, अगला कह रहा है COP30 और COP31 के बारे में बताइए। और इससे पहले अगर मैं पढ़ूंगा COP को, ठीक है ना, तो और भी COP मैंने पढ़ाई है आपको। ठीक है ना, तो चलो पहले इसी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट जो और है उनको भी ले लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है COP30 और 20 के बारे में, ये किससे संबंधित हैं? तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। UNFCCC के द्वारा ये वार्षिक सम्मेलन होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटना इसका उद्देश्य है। वैश्विक तापमान को कंट्रोल करना, विश्व का जो तापमान ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसे भी कंट्रोल करना इसका क्या है? एकमात्र उद्देश्य में शामिल है। ठीक है ना, याद रखना किसे कंट्रोल करना? तो सीधा बता देना कि भाई जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करना, वैश्विक तापमान को कंट्रोल करना। ठीक है ना, आपसे पूछ लेगा COP30 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ब्राज़ील में हुआ था। COP31 की तैयारी 2026 के लिए शुरू की गई है। जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन एवं हरित ऊर्जा मुख्य विषय है। भारत ने लाइव मिशन और नेट जीरो लक्ष्य पर जोर दिया है। लाइव मिशन ये भारत का है, जलवायु परिवर्तन को कम करने से। नेट जीरो भारत का है, ये ध्यान रख लेना। COP31 2026 में होगी। संभावित क्षेत्र एशिया प्रशांत समूह क्षेत्र में हो सकती है। नवीनीकरण और सतत विकास पर पूरा जोर दिया जाएगा। ठीक है, COP30 ब्राज़ील के बेलम शहर में हुई थी, ये पूछी गई है। हरित विकास पर वैश्विक चर्चा हुई थी इसमें। मेजबान देश ब्राज़ील था, शहर बेलम था, वर्ष 2025 था और फोकस अमेजन वर्षावन एवं जलवायु वित्त पर था। क्वेश्चन क्या है? COP30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया था? ये आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है, स्पार्डेक्स मिशन के बारे में अगर हम चर्चा करें, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ लेगा ये क्या है? तो ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन है, ऐतिहासिक मिशन है। इसका उद्देश्य 2 उपग्रहों को जोड़ना, डॉक करना और अनडॉक करना, अलग करना।
2 उपग्रहों को, ठीक है ना। कह रहा है ये इसकी तकनीकी का क्या किया, सफल परीक्षण करना स्पार्डेक्स मिशन का उद्देश्य है। स्पार्डेक्स 1 ये चेजर उपग्रह और स्पार्डेक्स 2 ये टारगेट उपग्रह होगा। दोनों को जोड़ना और अलग करना स्पार्डेक्स का मुख्य उद्देश्य रहेगा। लॉन्च कब किया गया था ये, तो 30 दिसंबर 2024 को। किससे लॉन्च किया गया था, PSLV C65। ये लॉन्च व्हीकल हैं जो उपग्रह को, जो सैटेलाइट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। किससे लॉन्च किया गया था, कहाँ से, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। ये स्पेस सेंटर, ये लॉन्च सेंटर है भारत का, इसरो का। और मिशन की अवधि है 2 वर्ष। इसरो प्रमुख कौन थे उस समय, तो डॉक्टर बी नारायण थे। कैसे काम करेगा ये, तो इस SDX 1 और SDX 2 के पास जाएगा, धीरे धीरे दोनों उपग्रहों के करीब आएगा, फिर जोड़ेगा, कुछ समय बाद साथ रहने के बाद क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अनडॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना। किराए इसे विकसित करने से चंद्रयान, गगनयान और स्पेस स्टेशन के मिशन में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, ठीक है। इसमें अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर क्या किया गया भाई, लागू किया गया है और भारत को आत्मनिर्भर की ओर ये सशक्त कदम है, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन आपके सामने 4 दिए गए हैं, चारों के चारों क्वेश्चन कमेंट में देना। स्पार्डेक्स मिशन कब लॉन्च हुआ, किस रॉकेट से लॉन्च किया, किस स्थल से किया, और इसमें कितने उपग्रह होते हैं, कौन कौन से हैं, तो ये आप लोग जो है ना कमेंट में बताओगे। बार बार कमेंट करोगे तो आपको एकदम अच्छे से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसी में थोड़ा सा और अगर मैं बात करूँ, वैसे तो ये मैंने पूरा डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना, वैसे क्या कर दिया, पूरा डिस्कशन कर दिया है, लेकिन फिर क्यों लिया ये, तो ये इसीलिए लिया था कि आप लोग कुछ छूटी हुई चीज़ों को क्या कर पाएँ, तैयार कर पाएँ, ठीक है। वैसे इसमें पूरा मैंने समझा दिया है, ठीक है। भारत की अंतरिक्ष नीति 2023 की अगर मैं बात करूँ, तो पहले तो पूछ लिया किस वर्ष बनाई थी, तो 2023 में बनाई थी, ठीक है ना। अंतरिक्ष नीति कह रहा है 20 अप्रैल 2023 को मंजूरी मिली थी। स्पेस इकोनॉमी को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। भारत को वैश्विक स्पेस हब बनाना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, स्पेस स्टार्टअप को अवसर मिलेंगे, विदेशी निवेश आकर्षित होंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास होगा और इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, स्पेस इकोनॉमी में, अन्य में, ठीक है। कह रहा न्यूज़ अपडेट क्या है फिर भाई, कह रहा प्राइवेट स्पेस कैंपेन की संख्या बढ़ेगी तेज़ी से। इसरो और IN स्पेस ने निजी क्षेत्र की नई सुविधाएं दी हैं। कह रहा स्काई रूट, एग्निकुल, पिक्सल जैसे भारतीय स्पेस स्टार्टअप वैश्विक पहचान बना रहे हैं। भारत का लक्ष्य 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करना है। गगनयान, चंद्रयान 4 मिशन को स्पेस पॉलिसी से भी क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। इसरो प्रमुख संस्था है अनुसंधान एवं विकास के लिए। इन स्पेस जो है निजी कंपनियों को अनुमति देता है। और NSIL जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, जो अंतरिक्ष तकनीकी एवं व्यवसायीकरण में उपलब्ध रहता है। ध्यान रखना, ये तीनों कंपनियों और संस्थाओं के नाम याद रखोगे आप लोग। महत्वपूर्ण नीति का नाम है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2003। जारी करने वाली संस्था भारत सरकार है। प्रमुख एजेंसी इसरो है। नियामक संस्था इन स्पेस है और व्यावसायिक संस्था NSIL है। वर्ष 2023 में से लॉन्च किया गया था इंडियन स्पेस पॉलिसी को। पूछ लेगा इन स्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। इसरो का हेडक्वार्टर आपको पता है बेंगलुरु में है। आप लोग कमेंट में बताओगे इसरो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। भारत का लक्ष्य क्या है, 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन भारत का भी होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये कमेंट में आप क्या करोगे, आंसर करोगे। सभी बच्चों की आंसर करनी चाहिए, एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने दे रखा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसका मतलब सीधा अर्थ है लोकसभा और राज्यों के सभी चुनाव जो है एक साथ कराना, ठीक है। तेरा देश में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। समय, धन और संसाधन की बचत होगी इससे। और यह विचार पहली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था, ठीक है। आपसे पूछ लेगा इसके लिए कमेटी में अध्यक्ष कौन था, तो रामनाथ कोविंद अध्यक्ष थे। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी है। सरकार संविधान संशोधन विधेयक ला रही है। शीतकालीन सत्र 2025 में विधेयक पेश किए जाने की संभावना थी। लक्ष्य रखा है साल 2029 तक 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करना, ये लक्ष्य रखा गया है। इसमें लोकसभा, विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव अलग से होंगे। पंचायत और नगर निकाय के चुनाव अलग से होंगे। संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। चरणबद्ध तरीके से इसे क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो ध्यान रखना, पंचायत चुनाव इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, यह साफ तौर पर बोला गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव इसमें शामिल नहीं है। इसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव इनको एक साथ कराने की क्या की गई है, बात की गई है, ठीक है ना। तो लाभ आपको पता है, समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, प्रशासनिक खर्च जो फोर्स लगाई जाती है वो कम होगी, आचार संहिता बार बार नहीं लगेगी, नीतियां और योजनाओं में बेहतर क्रियान्वयन होगा, आर्थिक विकास में क्या आएगी, तेजी आएगी। ये सुझाव पहली बार राम मनोहर लोहिया ने दिया था। समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद। समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को हुआ था। रिपोर्ट कब सौंपी, 14 मार्च 2024। लक्ष्य कब रखा है इन्होंने, 2029 तक इसको लागू करने का लक्ष्य रखा है, ये ध्यान रख लेना। 1 नेशन 1 इलेक्शन की अवधारणा सबसे पहले कौन लाया, ये कमेंट में आप लोग बताओगे। ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बस बार बार रिवीजन करना हमारा उद्देश्य है, जिससे कि आप लोगों को उंगलियों पर ये टॉपिक क्या हो जाए, तैयार हो जाए। वक्फ भी चर्चा में रहा था पिछले वर्ष, तो वक्फ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है 1995 में संशोधन करने वाला नया कानून बनाया जा रहा है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर के, पारदर्शिता को लेकर के, जवाबदेही को लेकर के इसका उद्देश्य मजबूत करना। वक्फ संपत्ति किसकी है, तो ये मुस्लिम धार्मिक संपत्ति होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, पारदर्शिता, जवाबदेही लाई जाएगी। वक्फ बोर्डों की संरचना में सुधार किया जाएगा, प्रशासनिक एवं वित्तीय जवाबदेही भी होगी जो अब तक नहीं थी। क्या 2025 में नया संशोधन लागू किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया। उम्मीद पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किए गए हैं। तो पूछ लेगा उम्मीद पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये वक्फ
जो संपत्ति हैं उनके ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित है। ठीक है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि भाई वक्फ क्या है, तो धार्मिक और परोपकारी उद्देश्य हेतु स्थायी संपत्ति का समर्पण है। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि भाई वक्फ एक्ट कब आया पहली बार, तो सीधा जवाब दे देना भाई वक्फ एक्ट जो 1995 में आया था। कब आया था? 1995 में आया था। ठीक है ना। संशोधन एक्ट कब आया? 2025 में आया। किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो ये माइनॉरिटी अफेयर मतलब अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत। उम्मीद पोर्टल का क्या उद्देश्य है? वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन प्रबंधन और पंजीकरण करना, ये उसका उद्देश्य है। तो ये सब मैंने आपको क्या कर दिया डिस्कशन। क्वेश्चन आपके लिए है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इनमें से एक ऑप्शन आप आंसर कहाँ करोगे? कमेंट में करोगे। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो नए राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बारे में है। कह रहा है नए राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों में पहले तो पूछ लेगा कि भाई राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में, तो सीधा बोल देना राज्यपाल का 153 आर्टिकल में। मुख्यमंत्री का किस में भैया? तो 164 में है। राज्यपाल जो होता है नामात्र का मुखिया होता है राज्य का, और वास्तविक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। पूछ लेगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इन मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है, शासन का प्रमुख होता है। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक प्रमुख पद है। राज्यों के संदर्भ में मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। दोनों के पता है राज्यपाल आर्टिकल 153 और मुख्यमंत्री आर्टिकल 164 में है। नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल की सलाह पर। ठीक है, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है। ये सब मैंने आपको डिस्कशन कर दिया, ये पॉइंट आपको डिस्कशन हो गए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये आप लोग क्या करोगे? कमेंट में बताओगे। अब कुछ नए राज्यपालों के बारे में भी देख लेंगे। इसके बारे में नए राज्यपालों के बारे में ये भी आगे आएंगे, तो नए राज्यपालों को भी हम क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन कौन से राज्यपाल हैं अगले डिस्कशन में हम शामिल कर लेंगे उसे। अगला कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले कुछ देख लेते हैं। कुछ एक फैसले हैं जो पहले तो पूछ लेगा। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल में 124 में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। इसके बाद न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जुडिशरी रिव्यू की शक्ति होती है, ये ध्यान रख लेना। मतलब जुडिशरी रिव्यू सरकार ने कोई कानून बनाया उसका रिव्यू कर सकता है, जांच कर सकता है उसकी। भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय होता है, संविधान का संरक्षक कहलाता है, और न्यायिक पुनरावलोकन की क्या है इसके पास शक्ति। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कह रहा है न्यू अपडेट क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? असंवैधानिक घोषित किया है। क्या सरकार गलत तरीके से बॉन्ड क्या करती है? जारी करवाती है, चुनाव में पैसा लेती है, रिश्वत लेती है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला वैधिक प्रक्रिया का पूरा पालन किया जाए। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही बुलडोजर चलवा वक्फ संपत्ति से जुड़े मामलों पर सुनवाई चली है। ठीक है, और मौलिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों पर भी न्यायपालिका ने जोर दिया है। ठीक है, तो इसमें देखो 3-4 महत्वपूर्ण फैसले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के, फंडामेंटल राइट में कह रहा है नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए, और वक्फ बोर्ड। तो ये चारों के चारों कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? फैसला दिया। क्वेश्चन आपके लिए है सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है? आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्रिक्स समिट। कौन सी? ब्रिक्स समिट। इसमें क्या है भाई? ब्रिक्स आपको पता है सबसे पहले ब्रिक्स जो है 2009 में इसकी स्थापना की गई थी, और 4 देशों के द्वारा की गई थी। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश थे। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, ध्यान रख लेना। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था। उसके बाद फिर इसे ब्रिक्स प्लस बना दिया गया, अन्य देश भी इसमें क्या हो गए? शामिल हो गए। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि भाई व्यापार, स्थानीय मुद्रा और वैश्विक सहयोग पर जोर देना, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को प्रमुखता से रखना। ब्रिक्स करेंसी चर्चा में रहती है। ग्लोबल साउथ का सहयोग पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था आप लोग बताओगे? ठीक है ना। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है, और NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के ही बैंक है जिसका हेडक्वार्टर संघाई में है। क्वेश्चन है ब्रिक्स में आई किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो अच्छे से आप लोग बता पाओगे। अभी राज्यपाल जो मैंने पढ़ाया है, देखो ये कुछ नए राज्यपाल हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, 2026 में कौन मुख्यमंत्री कौन राज्यपाल? देखो उत्तर प्रदेश के कौन है? आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन, बिहार के आर्य मोहम्मद खान, राजस्थान के हरबाबू वांगड़े, मध्य प्रदेश के मनुभाई पटेल, तमिलनाडु के RN रवि, पश्चिम बंगाल के CB आनंद बोस, कर्नाटक के थावर चंद गहलोत, केरल के राजेंद्र अलंकार, दिल्ली के भैया BK सक्सेना। वहीं आपसे पूछे मुख्यमंत्रियों की तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, नीतीश कुमार अब हट गए हैं, इस समय सम्राट चौधरी हैं, बिहार के बना दिए गए हैं। राजस्थान के भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश मोहन यादव, तमिलनाडु MK स्टालिन हट गए, अब यहाँ पे विजय थलापति बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हट गए, यहाँ शुभेंदु अधिकारी बन गए हैं। कर्नाटक में सिद्धरमैया हैं। केरल में अभी हट गए, आप लोग बताओगे कौन बने? दिल्ली में रेखा गुप्ता हैं। तो ये कुछ मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, कह रहा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री है जो वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है ना। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के बारे में, ये संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यों के लिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दोगे। किसमें दोगे? कमेंट में दोगे। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ब्रिक्स से संबंधित ही है। आपको मैंने बताया था नए सदस्य कौन कौन और जुड़ गए हैं 5 के अलावा। तो देखो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया, ये 5 सदस्य और किस में जुड़ गए हैं? ब्रिक्स में। और ये ब्रिक्स प्लस बन गया है। क्या बन गया? ब्रिक्स प्लस। ठीक है, आपसे पूछ लेगा ब्रिक्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ब्राजील में हुआ। ग्लोबल साउथ पर जोर दिया गया था, स्थानीय मुद्रा पर व्यापार बढ़ाने में जोर दिया गया था कि भाई आपस में अपनी मुद्राओं में क्या करें? व्यापार करें, जिससे कि डॉलर का प्रभाव ज़्यादा ना रहे। ठीक है,
इसकी पूछ लेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक किसकी है, ब्रिक्स की है, 2014 में बनी थी, मुख्यालय इसका संघाई में है। उद्देश्य है विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना, और ब्रिक्स बैंक के नाम से भी क्या है ये फेमस है। ठीक है, थीम क्या रखी है 2025 वाले सम्मेलन की, तो ध्यान रखना स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन इसकी थीम रखी है। ठीक है, ब्रिक्स के पार्टनर कंट्री कौन है, बेलारूस, बोल्विया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, थाईलैंड, ये इसके पार्टनर कंट्री हैं। संस्थापक देश की बात आपको पता, बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और ये ब्राजील में भी कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्वेश्चन है ब्रिक्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये आप कमेंट में बता के दोगे। ठीक है, तो ये मैंने पूरा डिस्कशन पहले से ही कर दिया है। ब्रिक्स ने क्या लॉन्च किया, क्या लॉन्च नहीं किया, ये आप चाहो तो और डिस्कशन कर सकते हो ब्रिक्स के बारे में। भारत ने 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, ये भी ध्यान रख लेना। भारत में 2026 का ब्रिक्स का समिट होगा। ब्रिक्स 2026 का लोगो एवं वेबसाइट लॉन्च की गई है। भारत ग्लोबल साउथ और बहुध्रुवीय विविधता पर जोर दे रहा है। ये पॉइंट आपको क्या रखने, याद रखनी है। अभी ब्रिक्स में कितने देश हैं, 11 देश हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, इंडिया का रोल इन मुद्दों पर है। कौन से नंबर की समिट है 2026 में, तो 18वीं ब्रिक्स समिट है जो इंडिया में होगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन है ब्रिक्स समिट 2026 की मेजबानी कौन देश कर रहा है, आप लोग बताओगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं G20 की प्रमुख पहले देख लेते हैं। तो ये 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का क्या है, समूह है भैया, ये याद रखना है आपको। G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग पर जोर देता है। इसके तहत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का विस्तार होगा। क्लाइमेट फाइनेंस एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया जाएगा। आपके लिए क्या याद करना है नॉर्मल एग्जाम में कि भाई ब्रिक्स G20 की स्थापना कब हुई, 1999। इसमें 19 देश है और एक यूरोपियन संघ और एक अफ्रीकन यूनियन भी है। तो इसमें यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है और 19 देश शामिल हैं। उद्देश्य ये वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। लगभग 85% ग्लोबल GDP का क्या करते हैं, ये 20 देश प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, सदस्यों की संख्या इस समय 21 है। इसमें भारत 2023 में भारत ने अध्यक्षता की थी। अफ्रीकन यूनियन इसका स्थायी सदस्य है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये भारत की पहल है, ये ध्यान रखना। G20 में ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के बारे में चर्चा होती है। अफ्रीकन यूनियन इसका परमानेंट मेंबर है। DPI क्या, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बायोफ्यूल ये सब G20 की पहल है, ध्यान रखना। ये भी देखना, ये सब G20 की पहल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा G20 अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता कब मिली थी, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताओगे। G20 के पिछले 5 सम्मेलन की अगर मैं बात करूँ तो पूछे जाते हैं, इसीलिए तो कह देना 5 सम्मेलन में कि भाई 2021 में कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। थीम याद रखना, पीपल, प्लानिट और प्रॉस्पेरिटी। 2022 की पूछे तो इंडोनेशिया में हुआ था। थीम रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। 2023 में आपको पता है इंडिया में हुआ था, नई दिल्ली में। थीम थी इसकी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। 24 पूछे तो ब्राज़ील में हुई थी, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानिट, ये थीम थी। और 2025 में भैया ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। सॉलिडारिटी ये पूछी गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सॉलिडारिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये क्वेश्चन पूछा है लेखपाल में। G20 समिट 2023 की थीम क्या थी, जो इंडिया ने, देखो ये भी लिख रहा है, ये भी थीम ही है, वासुदेव कुटुंबकम। तो ये आपको आंसर देना है। ठीक है भाई, अब आगे की ओर मूव करते हैं। G20 के अन्य ये 5 मैंने अभी आपको बता दिए हैं, ये फॉर्मेट चेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। ये सब के बारे में ये हिंदी में बता दिया बस थीम को। एकजुटता, समानता और सतत विकास। ब्राज़ील वाले की थीम ये थी, ठीक है। और इटली वाले की थीम लोग, पृथ्वी और समृद्धि। ठीक है, 22 वाले की थीम साथ मिलकर उभरें और अधिक मजबूत बने। इंडिया वाले की थीम ये वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। तो ये आप याद रखना, ये हिंदी में कर दिया मैंने यहाँ पे चीज़। ठीक है ना, आगे चलिए भैया। SCO के बारे में हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विश्वास करिए। कई बार क्लास देखने पर ये टॉपिक आपको ऐसे तैयार हो जाएंगे जैसे कि पूछो ही मत। पूरे 1 साल के महत्वपूर्ण मुद्दों को मैंने इसमें मिला दिया है। ठीक है, इसीलिए आप सभी लोगों को इसे तैयार करना बेहद आवश्यक है। ठीक है भाई, SCO की फुल फॉर्म पूछ लेगा तो संघाई सहयोग संगठन कहते हैं इसे। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 2001 में हुई थी। मुख्यालय क्या है, बीजिंग में, चीन में। उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना। SCO विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठनों में शामिल किया जाता है। सुरक्षा, व्यापार, आतंकवाद विरोधी सहयोग पर विशेष जोर देता है। भारत SCO का सक्रिय सदस्य बना हुआ है। SCO देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। संस्थापक सदस्य देश कौन है, क्या भारत संस्थापक सदस्य देश? तो बिल्कुल नहीं है। 2017 में भारत और पाकिस्तान अस्ताना सम्मेलन में शामिल हुए थे। फिर संस्थापक कौन है, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सेंट्रल एशिया के देश चीन और रूस ये मिलकर के इसमें क्या है, शामिल हैं। 6 देश इसके क्या हैं, संस्थापक सदस्य। नया देश कौन था, ईरान नया शामिल हुआ था। आतंकवाद विरोधी सहयोग इसका उद्देश्य है। ठीक है, भारत सदस्य कब बना, 2017 में सदस्य बना था। ये पॉइंट आपको सब मैंने क्या कर दिया, डिस्कशन कर दिया। SCO का भारत सदस्य कब बना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कमेंट में आप लोग क्या करना है, इसका आंसर देना। ठीक है, नए सदस्यों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण आप देख लो तो भैया पूछ लेगा। 2026 की अपडेट के साथ है ये। ईरान इसका पूर्व सदस्य। नवीन सदस्य अब कौन है, बेलारूस। ठीक है, बेलारूस है।
ये महत्वपूर्ण परिणाम इसके निकले हैं। आतंक विरोधी सहयोग, व्यापारिक संगठन, ऊर्जा सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता और बहुपक्षीय सहयोग। ये लिखने की जरूरत नहीं, मोटा मोटी आप अपने दिमाग में रखिए कि भाई एससीओ जो है ना भारत और उसके आसपास के देशों को मिलाकर बनाया गया एक संगठन है। इसका हेडक्वार्टर चीन की शंघाई में। ठीक है भाई, भारत संस्थापक सदस्यों में से नहीं है। भारत जो है वो 2017 में इसका क्या बना था, सदस्य बना था। ये इसके उद्देश्य अपडेट के साथ ध्यान रखना जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्वाड है। कौन सा है, क्वाड। क्वाड में कितने मेंबर हैं भाई, 4 मेंबर हैं, भारत, अमेरिका, जापान और रशिया। आप इतना याद रख लेना अपने एग्जाम के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। गठन 2004 में हुआ था सुनामी के दौरान, पुनर्जीवित इसे 2017 में किया गया था। उद्देश्य यही है, मुक्त, खुला, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत महासागर को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। भारत कब शामिल हुआ, 2017 में। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब 2017 में शामिल हुए। तो कुल कितने देश हैं, 4 देश। ये उद्देश्य हैं इसकी, समुद्री अर्थव्यवस्था वगैरह, आतंकवाद विरोधी, मतलब सब सामरिक महत्व है इसका, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र पर ज़्यादा जोर देता है। कोई भी इसका स्थायी सचिवालय नहीं है, ये भी ध्यान रखना। प्रतिवर्ष इसका शिखर सम्मेलन और बैठक होती है। आप लोग ये बताओगे क्वेश्चन में, क्वाड में कितने सदस्य हैं। अब कुछ संबंध हैं, भारत मालदीव संबंध के बारे में हाल फिलहाल में चर्चा में क्या चीज़ें रही पूछ लेता है आपसे। पहले तो ध्यान रखो, मालदीव भारत का पड़ोसी देश है, राजधानी इसकी माले है और रूफिया चलता है इसमें। सागर इनिशिएटिव है ना, वो मालदीव और भारत का ही है। राष्ट्रपति इसमें मोहम्मद मुइज्जू हैं। पड़ोसी प्रथम की नीति भारत की मालदीव पर लागू होती है। ठीक है, और भारत इसका प्रमुख विकास सहयोगी देश है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं, जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना, रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा परियोजना, पर्यटन, व्यापार समय, हिंद महासागर क्षेत्र, सागर पहल। ये भारत और माले के बीच में है। बहुत ज़्यादा ये याद नहीं रखना, ये बेसिक पॉइंट ये और ये याद रख लेना। पड़ोसी प्रथम की नीति इस पर लागू होती है, ध्यान रख लेना। और भारत का समुद्री देश है। क्वेश्चन पूछा मालदीव की राजधानी क्या है। वहीं भारत और रूस संबंध भी देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। वो सब हमने आपको यहाँ पढ़ाने का क्या किया भाई, प्रयास किया, पूरी तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, तो चलें भाई आगे। तो रूस की राजधानी क्या है भाई, मॉस्को है। रूबल इसकी मुद्रा है। रणनीतिक साझेदारी कब हुई भारत और रूस के बीच में, 2000 में। एक परमाणु परियोजना है जो रूस के सहयोग से बनी है, कुरानकुलम। प्रमुख सहयोगी ये हमारे लिए तेल और ऊर्जा के लिए रहता है। भारत का रणनीतिक साझेदार है, ये ध्यान रख लेना। ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस ने ही मिलकर के बनाई थी। कुरानकुलम परियोजना, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400, ब्रिक्स एवं SCO सहयोग, ऊर्जा एवं तेल व्यापार में ये महत्वपूर्ण रूप से भारत के साथ मिलकर के काम किया जाता है। ठीक है ना, तो भारत रूस के संबंध जो है वो दीर्घकालिक हैं। शीत युद्ध के समय और ज़्यादा मजबूत हुए थे। रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और रूस मिलकर के काम करते हैं। बहुध्रुवीय व्यवस्था में क्या है, इनका पूरा सपोर्ट रहता है मिलकर के। वहीं भारत अमेरिका के संबंधों की बात करूं तो ये तो हमेशा चर्चा में बना रहता है। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC, अमेरिकी डॉलर चलता है। व्यापारिक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है। क्वाड में और I2 और U2 में ये शामिल हैं। I2 और U2 की फुल फॉर्म आप लोग बताओगे, कौन कौन 4 देश इसमें शामिल हैं। अभी इस समय जो महत्वपूर्ण काम चल रहा है AI और सेमीकंडक्टर को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है, ये ध्यान रख लेना। वैसे रक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष और विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका मिलकर के काम करते हैं। और इंडो पैसिफिक जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, यहाँ दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, तो ये कुछ चुनिंदा पॉइंट थे भारत अमेरिका संबंध के बारे में। वहीं भारत फ्रांस के संबंध के बारे में अगर बात करूँ तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। यूरो चलता है फ्रांस में। और कब से रणनीतिक साझेदारी बनी थी दोनों देशों के बीच, तो भैया 1998 से रणनीतिक साझेदारी देखने को मिलती है। राफेल जो विमान है हम कहाँ से लाए थे, रूस से। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी दोनों मिलकर के काम करते हैं। रक्षा क्षेत्र, अंतरिक्ष और समुद्री क्षेत्र पर दोनों मिलकर के काम करते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रख लेना। राफेल लड़ाकू विमान, स्कॉर्पियन पनडुब्बी परियोजना, अंतरिक्ष सहयोग, ठीक है ना, अंतरिक्ष सौर संगठन ISA, हिंद प्रशांत। तो इन पूरी योजनाओं में रूस और भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ISA का भारत और फ्रांस संस्थापक सदस्य है। दोनों के द्वारा बहुत जोर दिया गया था, तब ISA की स्थापना की गई थी। तो उसमें महत्वपूर्ण जो रोल रहता है वो किसका रहता है, फ्रांस का रहता है। आप ध्यान रखना, किसका रहता है, फ्रांस का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं अगले पॉइंट की ओर बात करूँ आपसे, तो बेहद इंपॉर्टेंट वो पॉइंट भी क्या है हमारा, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, भारत और ब्रिटेन संबंध। ये मैं पूरे जहाँ जिन देशों के साथ हमारे इंपॉर्टेंट संबंध हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बार बार संभावना बनी रहती है, उन सब पर क्या करा रहा हूँ भाई, डिस्कशन करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, तो उन पर आप सबको क्या देना है, जोड़ देना, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है आपको। ठीक है भाई, तो चलते हैं। पहले तो पूछ लेगा आपसे राजधानी, कि भाई राजधानी क्या है। आप सीधे सीधे कह देना भाई ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। क्या है, लंदन। मुद्रा क्या चलती है ब्रिटेन में, तो भाई स्टर्लिंग पाउंड चलती है। पाउंड स्टर्लिंग, कौन सी, पाउंड स्टर्लिंग चलती है, याद रखेंगे आप। कौन सी मुद्रा चलती है, तो पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा चलती है। ठीक, प्रमुख समझौता FTA, मुक्त व्यापार समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो पूछ लेगा कई बार, क्या भारत और ब्रिटेन के बीच मुख्य व्यापारिक समझौता है, तो बिल्कुल है भाई। प्रमुख क्षेत्र शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर के काम करते हैं।
इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर के काम करते हैं। ठीक है ना। मैं एक सेकंड बस पानी पी लेता हूँ दो। चले भाई चलें, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भाई इसमें कि भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भी है ब्रिटेन। राजधानी लंदन मैंने ये बता ही दिया। व्यापार क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, अन्य नवाचार और इंडो पैसिफिक में इनका आपस में मिलकर के बहुत बड़ा क्या रहता है, आपस में सहयोग रहता है। भारत और ब्रिटेन के बीच मुख्य व्यापार समझौता एफटी है। रक्षा सहयोग पर काम करते हैं, तकनीक और नवाचार पर काम करते हैं, शिक्षा एवं छात्र सहयोग पर और निवेश और व्यापार संबंध पर भी भारत और ब्रिटेन के बीच क्या रहता है, सहयोग रहता है। क्वेश्चन आपके लिए, ब्रिटेन की राजधानी क्या है, इसका आंसर आप लोग दोगे। अभी आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे में गए थे। पिछले 44 साल में कोई भारत का प्रधानमंत्री अगर गया है तो नरेंद्र मोदी। हालांकि ये माना जाता है कि अपने दोस्त अडानी की कंपनी को बचाने के उद्देश्य से गए थे, भारत के भला करने के उद्देश्य से इनका कोई उद्देश्य नहीं था, बाद में पता चली। नॉर्वे की राजधानी क्या है भाई, ओस्लो। नॉर्वेजियन क्रोन इसकी मुद्रा है। प्रमुख सहयोग भारत का ब्लू इकोनॉमी को लेकर के, समुद्री जो अर्थव्यवस्था उसको लेकर के। प्रमुख क्षेत्र क्या है, हरित ऊर्जा क्षेत्र, यहाँ काम करेंगे। कैसे, नेट जीरो कार्बन में भारत का सहयोग करेगा नॉर्वे। और विशेष क्षेत्र है आर्कटिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत और नॉर्वे मिलकर के काम करेंगे। नॉर्वे के बारे में बात करूँ तो ये यूरोप का एक विकसित देश है। भारत और नॉर्वे के बीच पर्यावरण और समुद्री सहयोग पर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। सहयोग के लिए हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन पर साथ कार्य कर रहे हैं। ब्लू इकोनॉमी साझेदारी में दोनों देश के संबंध क्या है, काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। ठीक है, तो दोनों देश जलवायु परिवर्तन को लेकर के काफ़ी अग्रसर हैं। ब्लू इकोनॉमी, हरित हाइड्रोजन, समुद्री सहयोग, जलवायु परिवर्तन, आर्कटिक अनुसंधान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे जो हम नॉर्वे के साथ क्या कर रहे हैं, मिलकर के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सब मैंने आपको डिस्कशन कर ही दिया है। क्वेश्चन आपके लिए है, नॉर्वे की राजधानी क्या है। साथ ही साथ आप लोग ये बताओगे नॉर्वेजियन मुद्रा क्या है, ये कमेंट में आप लोग बताओगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज का, भारत इम्बेक संबंध। ये इम्बेक क्या है, ये इम्बेक है मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। क्या है, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी, तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में की गई थी। उद्देश्य ये व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना यूरोप से मध्य पूर्व के देशों के। जो मध्य पूर्व के देश हैं ये और ये देश, यूरोप के साथ कैसे कनेक्टिविटी करें, ये है गलियारा, देख रहा है आपको। तो इनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाना, व्यापार कनेक्टिविटी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। भारत को यूरोप से जोड़ना इसका उद्देश्य है। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जो G20 2023 के सम्मेलन में इसके बारे में बात की गई थी। समुद्र जोड़ेंगे किसके माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, रेल नेटवर्क के माध्यम से। और BRI भी इसका क्या है, एक विकल्प है। ये BRI का जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल है, उसके विकल्प के रूप में इमेक बनाया गया, ये ध्यान रख लेना। तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की इन देशों को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सहयोग क्या करते हैं ये आपस में, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर के। साझेदार कौन है इसमें, भारत है, अमेरिका है, यूरोपियन संघ है, UAE है, सऊदी अरब है। तो अच्छे अच्छे देश सभी इसमें शामिल हैं। इसका मतलब इम्बेक जो कॉरिडोर है वो सक्सेस होने के पूरे चांस हैं भैया। ठीक है ना। अगर मैं आपसे और आगे की बात करूँ तो इम्बेक, G20 नई दिल्ली, भारत यूरोप संपर्क, ऊर्जा गलियारा, डिजिटल कनेक्टिविटी, इनमें मिलकर के ये भारत क्या कर रहा है, इम्बेक के साथ काम कर रहा है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, आगे चलें भाई। क्वेश्चन है, इम्बेक परियोजना की घोषणा किस मंच पर की गई थी, तो अभी मैंने डिस्कशन किया। यही विश्वास करिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा जाएगा। एग्जामिनर जहां पहुंचेगा ना, उससे पहले हम आपको पहुंचा देंगे, जिससे कि आपको कोई डिबेट। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत योजना। सबको पता है 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च की गई थी। उद्देश्य यही है, गरीब एवं कमजोर जो लोग हैं उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना। क्या दी जाएगी, 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का इलाज दिया जाएगा। और करोड़ों परिवार इससे क्या हुए भैया, लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, कौन हुए, करोड़ों परिवार। शुभारंभ कब हुआ, 23 सितंबर 2018 को। पात्र कौन है, एक परिवार। कितना मिलता है कवर, 5 लाख रुपए का। इसमें एक आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। उपचार क्या है, कैशलेस उपचार, पैसा नहीं लिया जाएगा। योजना का नाम क्या, आयुष्मान भारत। ठीक है, तो कह रहा है 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी इसमें लाभ दिया जाएगा। देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार किया गया है। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के साथ इसका इंटीग्रेटेड किया गया, एकीकरण किया गया है। और इससे रिलेटेड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ये सब इससे संबंधित हैं। ध्यान रख लेना, ये पॉइंट भी मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार, प्रति वर्ष, ध्यान रखना, प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ अगला पॉइंट है ई श्रम पोर्टल। कौन सा है, ई श्रम पोर्टल। कह रहा है कब लॉन्च किया गया, 26 अगस्त 2021 को किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है कि जो असंगठित अनऑर्गेनाइज जो श्रमिक हैं उनको उनका राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। ठीक है ना, जिससे कि फिक्स इकोनॉमी के बारे में क्या चले, पता चल पाए। ठीक है भाई, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को इसमें शामिल किया गया है।
ठीक है ना। एक तो संगठित होते हैं जिनके लाइसेंस वगैरह होते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, कोई परेशानी आने पर सरकार से सहायता मिलती है। एक असंगठित होते हैं जिनकी कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, जीएसटी बीएसटी कुछ भी नहीं होता उनका, ठीक है भाई। चले आगे की ओर। तो ये मैंने बता दिया कब शुभारंभ हुआ था, और इसमें कह रहा है ये किस मंत्रालय के, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। यूएन बनता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है इनको, ठीक है, इसके तहत। तो ये सब पॉइंट मैंने क्या कर दिया, आपको डिस्कशन कर दिए हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये दिख रहा है, ई श्रम कार्ड इस तरह का होता है, यूएन नंबर होता है, इसमें प्रवासी श्रमिक होते हैं, सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय डेटा भी ये इसमें शामिल किया जाता है। करोड़ों असंगठित जो श्रमिक हैं उनको पंजीकृत किया गया ई श्रम पोर्टल पर, ठीक है ना। कह रहा ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, इसका आंसर आप लोग दोगे, कमेंट में चेक करेंगे किस किसने इसका आंसर दिया। अगला है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। कौन सी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति पूछ लेगा, कब शुरू हुई, तो 17 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। लॉजिस्टिक लागत को कम करना इसका उद्देश्य है। लॉजिस्टिक लागत का मतलब है जैसे बंदरगाह से सामान ढुलना, रेल ट्रक से सामान ढुलना, इस लागत को कैसे कम किया जाए, ठीक है। तो भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक हब बनाना इसका उद्देश्य है। व्यापार को आसान बनाना, भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, और जो लॉजिस्टिक लागत है उसको कम करना इसका उद्देश्य है। इसके तहत कई चीज़ें योजनाएं निकाली गई, जैसे पीएम गति शक्ति योजना, मल्टी मॉडल परिवहन, लॉजिस्टिक लागत में कमी, व्यापार को सुगम बनाना, आपूर्ति श्रृंखला को इंश्योर करना, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन आपके लिए है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ कब किया गया था, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये सब दे रखे ना अपडेट, ये नॉर्मली आप एक एक मोटे मोटे उससे निगाह मार लिया करो, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं, लिखना आवश्यक नहीं है ऐसे, ठीक है। ये फैक्ट जो दे रखे हैं इनको आप लिखिए, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडिया एआई मिशन को डिस्कशन कर लेते हैं। कह रहा है इंडिया एआई मिशन मार्च 2024 में स्वीकृत किया गया था। उद्देश्य यही है कि भारत में एआई इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम का माहौल तैयार करना, और लक्ष्य यही है कि एआई में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करना, ठीक है। बजट कितना मंजूर किया गया है, तो इसका बजट मंजूर किया गया भाई 10,300 करोड़ रुपए। बजट कितना है, 10,300 करोड़ रुपए इसका बजट मंजूर किया गया है, ठीक है भाई। तो इसके साथ ही आगे अगर मैं बात करूँ आपसे, फोकस क्या है, फोकस ये है कि एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, एआई स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाना आगे की ओर, भारत को इसमें बढ़ता हासिल देना। इससे महत्वपूर्ण योजनाएं भी भारत चला रहा है, इंडिया एआई मिशन, एआई इनोवेशन सेंटर, एआई स्टार्टअप खोल रहा है बहुत सारे, एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी को डेवलप कर रहा है, और डिजिटल इंडिया के तहत बहुत तेजी से जोर दे रहा है और बजट मंजूर कर रहा है भारत, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि इंडिया एआई मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब स्वीकृति दी गई थी, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करोगे। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। कौन सा, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2025-26 पूछ लेगा भैया, स्वीकृत कब मिली थी, तो अप्रैल 2023 को। अवधि कब है, 23 से 31 तक, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है, क्वांटम तकनीकी का विकास करना। जो क्वांटम तकनीकी है इसका क्या करना, विकास करना, इसका क्या है उद्देश्य है, ठीक है। बजट कितना मंजूर किया, 6,003.65 करोड़ रुपए। फोकस क्वांटम कंप्यूटिंग पे है, क्वांटम का संचार करना। क्वेश्चन आपके लिए यही है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब स्वीकृति दी गई थी, इसका आंसर कमेंट में आप लोग करना। अगला है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तंबाकू मुक्त अभियान। उद्देश्य है तंबाकू में कमी लाना। कौन मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। युवाओं को तंबाकू की लत से बचाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसके लिए कानून कब बना था, तो ध्यान रखना कानून 2003 में, कोटपा एक्ट 2003। कौन सा एक्ट, कोटपा एक्ट। वैश्विक सहयोग की बात करें तो WHO FCTC इसके तहत वैश्विक सहयोग कर रहा है। ये पहले हैं कुछ, WHO FCTC, कोटपा एक्ट 2003 इसके तहत प्रयास करे जा रहे हैं। तंबाकू से मुक्त शैक्षणिक संस्थान भी खोली गई हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया गया है, NTCP। कह रहा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी चलाया गया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं आपसे, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTPC किस मंत्रालय से संबंधित है, ये आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। मैंने कॉप पढ़ाई थी तो देखो कुछ 4-5 कॉप मैंने पहले से और दे दी हैं जो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीछे बैक कर देता है। लेखपाल की में कॉप 26 पूछ लिया उसने कि भाई कॉप 26 कब जो है ना लागू की गई थी, ये लेखपाल में पूछी गई है, ठीक है। तो मैं अगर इसमें बात करूँ आपसे तो आप याद रखना आप लोग भी, कॉप 26 कब हुई, 2021 में हुई, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में ग्लासगो शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी, ग्लासगो शहर में। उद्देश्य ये नेट जीरो क्लाइमेट एक्शन वगैरह ये इसका उद्देश्य है। कॉप 27 की बात करें 2022 में लॉन्च की गई थी मिस्र में, ये मिस्र में हुई थी, इजिप्ट में। शहर कौन था, शर्म अल शेख। लॉस एंड डैमेज फंड पर जोर दिया गया था इसमें। कॉप 28 की बात करूँ तो ये 2023 में UAE में हुई थी, दुबई में हुई थी। फोकस यही है, फॉसिल फ्यूल और ट्रांजेक्शन, ये इसका फोकस रहेगा, ठीक है। कॉप 29 की बात करें 2024 में हुई थी अजरबैजान के शहर बाकू में। मुख्य फोकस था, थीम थी इसकी क्लाइमेट फाइनेंस, तो क्लाइमेट फाइनेंस पे इसमें जोर दिया गया था। ये स्थान मैंने आपको सब बता दिए हैं, जिनमें से आपको पता है ये जो पूछा गया था लेखपाल में पूछ लिया गया। कौन कराता है, तो UNFCCC कराता है। ये इसकी थीम है, आप लोग ध्यान रखना। जलवायु परिवर्तन से लड़ें, धरती को सुरक्षित करें, इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। क्वेश्चन आपके लिए देखो ये सब रखा गया अलग अलग देश में क्या क्या रखा गया था।
लॉस एंड डैमेज फंड की घोषणा किस स्कोप में की गई थी? ये क्वेश्चन आपको बताना है भाई, ठीक है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन जो है मानव विकास सूचकांक है, कौन सा है? मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना। तो 1 मिनट रुकिए, डिस्कशन करते हैं। आगे चलें भैया। तो मानव विकास सूचकांक की बात करूं तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है इसे जारी कौन करता है? तो सीधा सीधा जवाब है मारना भाई, यूएनडीपी जारी करता है। कौन करता है? यूएनडीपी। उद्देश्य क्या है? मानव विकास का आकलन कैसे किया जाए। शुरुआत कब हुई थी? 1990 में हुई थी इसकी। किन घटक के आधार पर यह तैयार किया जाता है? 3 घटक शामिल किए जाते हैं मानव विकास सूचकांक में। पहला घटक तो शिक्षा, दूसरा आय और तीसरा जीवन प्रत्याशा। कौन सा? जीवन प्रत्याशा। आपसे पूछ लेगा किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किया, जिसे यूएनडीपी कहते हैं, ठीक है। कई बार पूछी गई है ये संस्था। इसमें फोकस दिया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक, प्रति व्यक्ति आय पर, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए क्या है भाई कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं तो बांग जनगणना की आपके लिए क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ कि 2025 में भारत की एसडीआई में रैंक क्या रही, ये आप बताओगे। 2025 में कितने? 2025 में भारत की क्या रैंक थी, ये आप लोग बताओगे कमेंट में। मैं देखूंगा कि 2025 में भारत की रैंक क्या थी एसडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक थी। बांग जनगणना की बात करूँ तो एम-स्ट्रिप जो प्रोग्राम है वो बांगों से संबंधित है, ध्यान रखना। ये प्रोग्राम कई बार ये पूछा गया, ये प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो आप बता देना भाई ये प्रोग्राम किससे संबंधित है, ठीक है। तो भारत में बांगों की अब संख्या कितनी है? कुल 3682 है। भारत में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा। कौन संस्था कंट्रोल करती है इसे? तो एनटीसी कंट्रोल करती है। इसके तहत ये एक ऐप है, ध्यान रखना, एम-स्ट्राइप से ऐप है ये, ठीक है भाई। प्रोजेक्ट टाइगर बांगों के लिए चलाया जाता है। कौन सा टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर आप लोग याद रखना, ठीक है। 1 मिनट बस। तो मैंने आपसे पूछा था प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए कब बना चला था? तो 1973 में बना था। आप लोग ध्यान रखना, उस समय क्या था, जो टाइगर थे उनकी संख्या में क्या हो रही थी? कमी हो रही थी, ठीक है। पूछा जाएगा अभी बांगों की संख्या कितनी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बांग कहाँ मिलते हैं? तो कह देना इंडिया में मिलते हैं। एम-ट्राइब्स जो प्रोग्राम है इसका मतलब क्या होता है? तो मॉनिटरिंग सिस्टम है एक प्रकार से। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इनिशिएटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये इसकी क्या है भाई, फुल फॉर्म में याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े एग्जाम अगर कोई देते हो जीसीएस वगैरह का, यूपीएससी वगैरह के, तो वहाँ ये पूछा ही जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है भाई? ये मॉनिटरिंग करना टाइगर की और उसका कंजर्वेशन करना, मतलब संरक्षण करना, ये इसका एकमात्र उद्देश्य है भाई। कौन इस कह रहा है ये लॉन्च किसने किया था? तो एनटीसीए ने किया था। तो बांगों से संबंधित क्या महत्वपूर्ण मुद्दे, मतलब क्या चीज़ें रहती हैं इंडिया में? तो एनटीसीए पर ध्यान देता है, प्रोजेक्ट टाइगर ध्यान देता है, एम-ट्राइब्स देता है, बांग की घटना होती है, बांग संरक्षण, राष्ट्रीय बांग संरक्षण प्राधिकरण भी भारत में है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा एम-ट्राइब्स का संबंध किससे है, किस संरक्षण से, ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा और हर किसी बच्चे को क्या देना है? आंसर देना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट चीता। तो बांग अलग है भाई, चीता अलग है, ये ध्यान रख लेना। ये कब चला, इसका शुभारंभ कब हुआ प्रोजेक्ट का? कह देना 17 सितंबर 2022 को। भारत लाया था नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीता। आपको बताओ चीतों की पुनर्वापसी इसका प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य था, ठीक है। और कहाँ पे लाया था पूछ लेगा। भारत ने अफ्रीका में चीतों का पुनर्वास कार्य जारी किया। कूनू राष्ट्रीय उद्यान ये चर्चा में रहता है, आप बताओ किस राज्य में पड़ता है, ठीक है ना। कुछ चीतों का स्थानांतरण गांधी सागर अभ्यारण्य में भी किया था। विश्व का पहला देश भारत बना था जिसने विलुप्त बड़े मांसाहारी जीव को पुनः बसाने का क्या प्रयास किया था। क्वेश्चन यही पूछूंगा बार बार आपसे, कूनू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि भारत में प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत चीतों का सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था, ये आप लोग बताओ। मैं चीते की बात कर रहा हूँ, बांग की बात नहीं कर रहा हूँ। कहाँ से लाए थे ये भी बताओगे, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लेके आए थे, ठीक है भाई। अब आगे चलें तो नई रामसर साइट भी इंपॉर्टेंट रहती है, चर्चा में बनी रहती है, तो उनको डिस्कशन कर लेते हैं। अभी इंडिया में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? देखो ये तो पुराना है, अगला देख लेते हैं, ये नया है। तो 100 है, कितनी है? 100। कितनी रामसर साइट है जल्दी से बोलिए? 100 रामसर साइट। 99 भी कौन सी है भैया बता देना? शेखा झील, ये मेरे घर के पास ही पड़ती है, मैं चलता फिरता यहाँ घूमता फिरता रहता हूँ, शेखा झील में आना जाना बना रहता है, ठीक है ना। ये 99 भी बनी है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में है, ठीक है ना। 100वीं सुराताल को बनाया गया अभी हाल में। कह रहा 5 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के सुराताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं इसे 100वां रामसर साइट घोषित किया है। भारत एशिया में प्रथम तथा विश्व में शीर्ष देशों में शामिल है रामसर स्थल के मामले में। आर्द्र भूमियों का यहाँ संरक्षण किया जाता है। आर्द्र भूमि क्या होती है? जैसे झील हैं, तालाब हैं, जलाशय हैं और दलदली भूमि हैं, ठीक है ना। ये सब
है ना, वेटलैंड में शामिल की जाती हैं, आर्द्र भूमियों में शामिल की जाती हैं। और आर्द्र भूमियों का संरक्षण ही रामसर साइट के तहत किया जाता है। आपको पता है 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था पहली बार, और तभी से इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। रामसर शहर किसका भाई? ईरान का शहर है, याद रख लेना। और वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना इसका क्या है? उद्देश्य। ठीक है, तो 100वां रामसर साइट कब आया ये आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके लिए है भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा बना, और एक मैं भी दे रहा हूँ कि भारत का 99वां रामसर स्थल कौन सा बना, ये आप बताओगे। ठीक है, भारत का पहला अगर रामसर साइट आपसे पूछे तो चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था। और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है? तो भैया सीधा सीधा बताना, तमिलनाडु में। किस में है? तमिलनाडु में रामसर साइट है सबसे ज़्यादा। किस में है? तमिलनाडु में। ऑल ओवर रामसर साइट की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग ध्यान रखना, 100 रामसर साइट हो चुकी हैं। 100वां बताइए आपको, सूरताल बलिया में है। एशिया में प्रथम, विश्व में शीर्ष देशों में भारत आता है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट है, ये आप देख रहे होंगे, याद रखना कौन कौन कहाँ पे है। यूपी में रामसर साइटों की संख्या 11 है इस समय। ठीक है, कह रहा उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य बन गया है। सर्वाधिक में से एक बनाए, ध्यान रखना। ठीक है ना, वैसे तो तमिलनाडु में है 20। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्या है कि भाई ये कुछ याद कर लेना, जैसे सूरताल बलिया में, समस्तपुर पश्चिम अभ्यारण्य रायबरेली, नवाबगंज पश्चिम अभ्यारण्य उन्नाव में, पार्वती औरंगा गोंडा में है, बघीरा पश्चिम अभ्यारण्य संत कबीर नगर, और हैदर आर्द्र भूमि पश्चिमी यूपी में है। तो ये भी याद रख लेना, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट टॉपिक है रामसर साइट को लेकर के। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए हैं, आप सबको पता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है भैया। ठीक है, तो देखो थोड़े बहुत और रह गए हैं, 10-15 मिनट की क्लास है, आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लो, पूरी तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की अगर मैं बात करूं तो पता है राष्ट्रीय स्तर मतलब अपने देश के संदर्भ में ही दिए जाते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ना पूरे विश्व लेवल पर दिए जाते हैं। तो जैसे भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सर्वोच्च नागरिक है भारत का भारत रत्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यही पूछे गए हैं। गांधी शांति पुरस्कार शांति और मानवता के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार विश्व में प्रतिष्ठित कार्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए? विश्व में प्रतिष्ठित कार्य के लिए। ये सब पॉइंट मैंने आपको डिस्कशन कर दिए हैं, याद कर लेना। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताओगे। ठीक है ना, चलें आगे की ओर। तो इसी पुरस्कार में अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है ना, तो ये भारत के संदर्भ में है, इंडिया के संदर्भ में। ठीक है भाई, तो ये क्या है इंडिया के संदर्भ में? भारत रत्न, सबसे बड़ा हमारा भारत रत्न है। दूसरा सबसे बड़ा पद्म भूषण है। तीसरा पूछे तो पद्म भूषण, और चौथा पद्मश्री है। ज्ञानपीठ जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहब फाल्के जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में। इतना तो मोटा मोटी आपको पता होनी चाहिए। कौन कब बना आपको पता? भारत रत्न शुरुआत हुई थी 1954 से। पद्म भूषण की शुरुआत जो हुई थी 4 श्रेणी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, है ना, और पद्म भूषण, आप सबको पता है ये। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। एक 11 लाख रुपये प्रशस्ति पत्र और मूर्ति दी जाती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ तो यही आप कह सकते हो आजीवन अगर आप सिनेमा में योगदान करते हो तो आपके उस उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए क्या है ये ध्यान से रखना, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, इसका आंसर देना आपको नहीं भूलना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वर्ष 2025 में किसे भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया था। ठीक है, अब देखो नोबेल पुरस्कार के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नोबेल पुरस्कार पता है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कितने क्षेत्र में मिलता है? तो भाई विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मिलता है। ध्यान रखना, ये गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। किसके? गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो कितने नोबेल पुरस्कार? 6 विषय में दिया जाता है। भौतिकी का, रसायन का, चिकित्सा का, साहित्य का, शांति का और अर्थव्यवस्था का। यहाँ कहीं भी आपको मैथ का नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। और अर्थव्यवस्था का भी बाद में शुरू हुआ था 1969 में, ध्यान रखना। पहले अर्थशास्त्र में भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, 1901 में इसकी शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी, अच्छे मानव कल्याण के लिए। क्योंकि ये माना जाता है अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो उस डायनामाइट ने नरसंहार किया था लोगों का, तो लोगों ने मानव हत्यारा माना था अल्फ्रेड नोबेल को, जबकि वो काफ़ी मेहनती आदमी थे। तो ये बात उनके दिल पे लगी, तो फिर उन्होंने कहा था मेरी जितनी भी संस्था वहाँ से जो पैसा आएगा दुनिया में सबसे अच्छा काम करने वाले लोगों को वो पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, 1901 में स्थापना हुई थी। देश स्वीडन देता है। शांति पुरस्कार को नॉर्वे देता है, ये याद रखना है। शांति पुरस्कार को कौन देता है? तो ये आप याद रखोगे, नॉर्वे देता है। बाद बाकी सभी को स्वीडिश संस्था देती है। कौन देती है? स्वीडिश संस्था। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्र में। क्या मैथ में दिया जाता है? बिल्कुल नहीं दिया जाता मैथ में। ठीक है, फिर किस में दिया जाता है भाई? रसायन में, भौतिकी में, चिकित्सा में, साहित्य में, शांति में और अर्थव्यवस्था में दिया जाता है। ठीक है, अब आप लोग ये बताओगे, क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन तो बनता ही है भैया कि 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, ये बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कौन है, ये आप बताओगे। ठीक है ना, चलें भैया आगे की ओर। कुछ एक पॉइंट और रह गए। तो 2025 के सभी नोबेल पुरस्कार मैंने यहाँ दे दिए, किस किस को कौन कौन सा मिला है। शांति में किसको मिला है? जापान के हैं। नोबेल में किसको मिला है? नोबेल साहित्य में तो ये दक्षिण कोरिया के, हांगकांग। भौतिकी में किसको मिला है? तो भाई ये AI और मशीन लर्निंग के लिए दिया गया है, जोहन हॉपफील्ड को, जोफ्री हिंटन को।
रसायन में किसको दिया गया है, तो ये भी जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर के रिसर्च के लिए दिया गया और बेस्ड ऑन किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नोबेल चिकित्सा में पूछे विक्टर एमोर को दिया गया, ग्रे रूम के उनको दिया गया है, ये माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। नोबेल अगर अर्थशास्त्र में पूछे तो भैया ये 3 लोगों को मिला है। ठीक है ना, संस्थाओं और आर्थिक विकास पर जोर देने के लिए दिया गया है। तो ये सभी कितने फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपका याद रखने योग्य पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे हम लोग, ये अगली क्लास में शामिल करेंगे। ठीक है ना, खेल जो रह गया पॉइंट इसे अगली क्लास में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना, क्योंकि क्लास जो है हमारी वो लगभग बन चुकी है 1 घंटा 24 मिनट की। इतना ही बहुत है, इसी को बचा पाओगे। कोशिश हमारी ये है कि हमने पूरे साल के महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके समझ चलाने का क्या किया है, प्रयास किया है। नमस्कार, जय हिंद बच्चों। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताना, और क्लास को वही स्टेटस पर लगाया करिए। नए हैं आप तो जरूर सब्सक्राइब किया करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जिन क्वेश्चन को मैं पूछता हूं उनके कमेंट में आंसर दिया करें। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग पर बातें बनी रहती हैं और हमें भी लगता है कितने बच्चे हमारी क्लासों से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।